12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के एक छोटे से मुल्क से छोटा सा प्लेन उड़ान भरता है। ये प्लेन जा रहा है चिली मुल्क के शहर सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ रग्बी टीम के प्लेयर। टोटल में 45 पैसेंजर हैं और इन प्लेयर के फैमिली मेंबर और फ्रेंड भी साथ आए हुए हैं। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ चंद घंटों का सफर है, लेकिन रास्ते में बीच में आते हैं बड़े बड़े एंडीज के पहाड़। एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट फैसला करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के वक्त लैंड करवा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये प्लेन दोबारा से उड़ान भरता है। पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी बेहतर रहता है। 3:21 यह प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में था क्योंकि शहर के करीब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते वक्त शदीद मौसम की गड़बड़ देखने को मिलती है। इसी वक्त इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा था। अचानक ही एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगता है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट देखते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। घबराहट में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो हवा से बाहर उड़ जाती हैं। 3 पैसेंजर इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ ही सेकंड बाद एक और कल्यूजन आता है। प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। ये इस ग्लेशियर में स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है और ये प्लेन रुक जाता है। प्लेन में सब कुछ तबाह हो चुका था। जो पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन से फटकर बाहर आ जाते हैं। प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और 2 पायलट फौरी तौर पर मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ियों में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अब भी जिंदा है। ये इस क्रैश को किसी तरीके से सरवाइव कर गए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें से बहुत से लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर है। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका है और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या ये लोग इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी अब शुरू होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आगे चलकर इनके साथ ऐसा क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर बहुत बुरे तरीके से असर करेंगी। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जख्मी हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था नांडू पराटो, जिसके सिर में चोट आई थी जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्दी सूरज डलने वाला था, इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास इनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और अंधेरा होने से पहले अगर इनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाज़ों ने एंडीज की पहाड़ियों को बहुत खोजा, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ थी और प्लेन भी सफेद रंग का था। इसलिए ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात होगी और रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात गुजार दें, कल उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में ये लोग इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और मर जाते हैं। अब जिंदा बचे हुए लोग 28 रह जाते हैं। अगली सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर चालू किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। परेशानी ये थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद होने की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था।
रेस्क्यू टीम सर्वाइवल के ऊपर से उड़कर जा रही थी, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवल ने रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सूटकेसेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से रेस्क्यू टीम को दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से फिर 3 हवाई जहाज गुजर के गए, लेकिन किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहती है, लेकिन रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाती। अब इन सर्वाइवल को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की टेक्निक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी की जरूरत को तो पूरा कर रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। 16 अक्टूबर को नानू प्रादो कोमा से जाग चुका होता है और उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसके फैमिली मेंबर मारे जा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन का जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और ठंड को सहते हुए अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते और उधर 8 दिन के बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है। इस वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। ऑफिसर को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे पैसेंजर मारे जा चुके होंगे। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडी को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को दे दिया जाएगी। इधर सर्वाइवल को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवल ने रेडियो को ऑन किया तो इस रेडियो में उन्हीं की न्यूज आ रही थी कि फ्लाइट 571 के ऑपरेशन को अब रोक दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवल के होश को उड़ा दिया, लेकिन वो रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब उनको पता है यहाँ पर मौत वाक़या है। अब या तो हालात को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को पार कर उसकी रुई को लपेटकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों से लपेटकर बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन था, एक ऐसा काम करना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर, रिलेटेड और जिनके साथ कभी उन्होंने टाइम गुजारा है, उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडी को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान ना था। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे। उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर को इनको एक और झटका मिला। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर इनकी तरफ आ रहा है। ये तूफान इतनी जोर से आया जिसने इनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होगी और दम घुटने की वजह से 8 लोग दम तोड़ देते हैं और अब बस 19 लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में उन लोगों को 3 दिनों का वक्त लग जाता है। अब इन्हें इस बात का एहसास होता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उन तीनों ने पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते में इंसानी मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उन्हें ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए और 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नज़र प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए बहुत अच्छी रही। प्लेन के पिछले हिस्से में उनको एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास लेकर जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद मुकवाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन बहुत ज्यादा था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में दूसरी तरफ ले जाना मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और इसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो रेस्क्यू टीम को बुला सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और क्रैश के 29 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और तूफान आता है जिसमें 3 और सर्वाइवल मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की
तादाद सिर्फ 16 रह जाती है और अब ये तीनों जवान बिना किसी केयर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये जिस तरफ जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। इनको बस ये लग रहा था कि उनको सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि वो 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था और ये दिन पर पहाड़ पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपकर सोते। -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों से जिस तरफ चल रहे हैं वो गलत दिशा है। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब इनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया उनमें से एक बंदा वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे बढ़ेंगे। इस वजह से विजिंटन वापस लौट जाता है और प्राडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का पता चल जाता है और ये कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों बाद एक छोटी सी नदी मिलती है। वो उस नदी के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन वो लोग अगले दिन के लिए बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले दिन वो विलेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नांदू प्राडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी इनके साथ हुआ था इसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और इस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इंफॉर्मेशन को बताया और जल्दी चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर प्राटो और कनेजा को बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1975 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवल को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर इंसान एक दफ़ा पक्का इरादा कर ले तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में थोड़ी सी भी नॉलेजेबल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।